हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हम यूनिट नंबर 2 का तीसरा और आखिरी भाग अध्याय 3C पढ़ रहे हैं और उसमें हम कुछ टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने विभवमापी की विभव प्रवणता समझी थी। अब ये जो बच्चों विभवमापी होता है, इस पर आधारित दो प्रैक्टिकल अपने कोर्स में जो प्रैक्टिकल एग्जाम में काम में आते हैं, हो सकता है कि कभी अपनी थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आ जाए, तो हम उसको देखते हैं, समझते हैं कि ये प्रयोग कैसे होता है। तो दो प्रयोग कौन कौन से हैं? तो उसमें से पहला प्रयोग है बच्चों कि हम विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं। तुलना करना मतलब उनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना, ये कैसे करते हैं। और दूसरा प्रयोग है जिसमें हम विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो आज हम जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, और वो क्वेश्चन जो आएगा वो 4 पॉइंट के आधार पे आता है, 4 बिंदुओं के आधार पे। नंबर 1 को आपसे कहेगा उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए, जैसा कि ये बना हुआ है। ठीक है। नंबर 2 आपसे पूछेगा इसका सूत्र एवं सिद्धांत लिखिए, मतलब सिद्धांत एवं सिद्धांत की सहायता से सूत्र अपन को लिखना है। फिर प्रेक्षण तालिका, आप जानते हैं बच्चों की प्रेक्षण तालिका प्रयोग के लिए, प्रयोग के दौरान जो हमें मान प्राप्त होते हैं उन्हें एक टेबल में व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, जिसे बोलते हैं प्रेक्षण तालिका। और नंबर 4 होती है सावधानियां जो उनसे पूछी जा सकती हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो है उपकरण का नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र का मतलब ये है बच्चों कि आपको चित्र बनाना होगा और इस चित्र में क्या कौन क्या है ये हमें शब्दों में लिखना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये विभवमापी में ये जो C है ये एक संचायक सेल है, K एक कुंजी है, RH आप सभी जानते हैं धारा नियंत्रक है, और मैंने आपको बताया था धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है। इसमें AB एक तार है जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। J क्या है? तो जॉकी या विसप की कुंजी है बच्चों। E1 और E2 ये क्या है? तो ये दो प्रायोगिक सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। बच्चों आपको ध्यान हो तो सिद्धांत में जो चित्र हमने बनाया था उसमें और इस चित्र में ऊपर वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं है, जो परिवर्तन है वो केवल नीचे वाले भाग में है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपसे कहा था कि ये प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह है द्वितीयक परिपथ जिसमें प्रयोग के आधार पर परिवर्तन होता है। तो इसमें हमने दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। बच्चों आप देखेंगे ये जो K' है ये एक ऐसी कुंजी है जिसके दो मार्ग हैं, एक मार्ग पर पहला सेल जुड़ा है और दूसरे मार्ग पर दूसरा सेल जुड़ा है। इसे द्विमार्गी कुंजी कहते हैं, अंग्रेजी में से टू वे स्विच कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये धारामापी है जिसको हमने किससे दर्शाया? G से, और ये इसमें चित्र का नामांकन है। ठीक है बच्चों, अब हम देखें ये प्रयोग कैसे होता है। तो प्रयोग में सिद्धांत एवं सूत्र अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सिद्धांत एवं सूत्र। तो जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करना हो, उन सेलों की तुलना करने के लिए बच्चों इस विधि में यह सूत्र उपयोग में लाया जाता है। E1/E2 बराबर L1/L2, यह सूत्र उपयोग में लाया जाता है। और यह सूत्र यह कहता है बच्चों, यदि आपको विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अर्थात E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको प्रयोग से सिर्फ दो मान चाहिए, एक L1 और एक L2। ये क्या है? तो ये इसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी है और ये इसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी है। यदि ये दो मान हमें मिल जाए तो हम आसानी से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा ये प्रयोग कैसे होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं फिर हम सिद्धांत समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस कुंजी K' सबसे पहले इस कुंजी K के प्लग को लगाते हैं और इस कुंजी K' के मार्ग नंबर 1 पर प्लग को लगाते हैं। बच्चों जैसे ही मार्ग नंबर 1 पर प्लग को लगाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे इस धारामापी से पहला सेल जुड़ जाएगा, मतलब E1 जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जुड़ेगा तो यहाँ विक्षेप उत्पन्न होगा। ये जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है बच्चों, ये पहले सेल के विद्युत वाहक बल के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी J को तार AB पर इधर उधर खिसकाएंगे और ऐसी स्थिति में लाएंगे कि इसमें विक्षेप का मान 0 हो जाए। बच्चों जैसे ही विक्षेप का मान 0 हुआ है हम तुरंत K के प्लग को निकाल लेंगे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत K के प्लग को निकाल लेंगे और A से J तक की दूरी नोट कर लेंगे। बच्चों दूरी जो भी आएगी वो L1 का मान कहलाएगी, और जो हमने अभी E1 के लिए किया वही प्रयोग हम किसके लिए दोहराते हैं, E2 के लिए। तो हमें किसका मान प्राप्त होता है? L2 का, और उन मानों को इस सूत्र में रखकर हम E1 और E2 की तुलना कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिद्धांत एवं सूत्र क्या होता है, मतलब ये सूत्र हमें स्थापित करके बताना है। तो जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना हो उन सेलों के लिए विभवमापी के तार पर अलग अलग संतुलन बिंदु प्राप्त किए जाते हैं। यदि पहले सेल के विद्युत वाहक बल E1 के लिए विभवमापी के तार पर उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर, क्या हो L1 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि विभवमापी का सिद्धांत यह होता है, ठीक है। तो E की जगह क्या आ जाएगा E1 और L की जगह क्या आ जाएगा L1। तो सूत्र हो जाएगा बच्चों विभवमापी के सिद्धांत से E1 बराबर KL1। इसे हमने डाल दिया समीकरण, ठीक है। और इसी प्रकार यदि दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल E2 के लिए विभवमापी के तार पर उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर, तो बट नेचुरल विभवमापी के सिद्धांत से E2 बराबर क्या हो जाएगा KL2, ठीक है बच्चों। इसे हमने डाल दिया समीकरण 2, ठीक है। हमें इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो इस समीकरण में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इनका भाग दे दीजिए। बच्चों जैसे ही भाग देंगे तो LHS में आएगा E1 अपॉन E2 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों K L1 और बटे में क्या आ जाएगा KL2। स्वाभाविक सी बात है, K से K कट जाएगा, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे इसको E1 बटे E2 बराबर क्या हो जाएगा L1 बटे L2, और ये आवश्यक सूत्र की स्थापना है, ठीक है बच्चों। अब इस सूत्र की सहायता से यदि हमें किसका L1 और किसका L2 का मान मिल जाए तो हम E1 और E2 का अनुपात मतलब उनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेक्षण तालिका क्या होगी। तो आप जानते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि प्रेक्षण तालिका में प्रयोग से प्राप्त मानों को प्रेक्षणों को रखा जाता है और उसके आधार पर फिर गणना की जाती है। तो याद रखिएगा प्रेक्षण तालिका बनाना अत्यंत सरल है। जब हम थ्योरेटिकल परीक्षा दे रहे हो और हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें प्रेक्षण तालिका बनाना हो बच्चों, तो एक अत्यंत सरल कार्य है। हमें गिनने की जरूरत नहीं है कि उस प्रेक्षण तालिका में कितने कॉलम बनेंगे, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? तो याद रखिएगा कि सूत्र में जितने मानों की जरूरत हो, आप जानते हैं बच्चों इस सूत्र को देखें, E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करने हेतु हमें दो मानों की जरूरत है, एक L1 और L2। तो सूत्र में जितने मानों की जरूरत है उससे दो अधिक कॉलम बनाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। और वो दो अधिक कॉलम काय के लिए? तो एक कॉलम में हम क्रमांक लिखेंगे और एक में पूरा सूत्र लिखेंगे। तो दो कॉलम जो बाकी बचे उसमें क्या? तो एक में L1 लिखेंगे, एक में L2 लिखेंगे, और इस तरीके से प्रेक्षण तालिका बनती है, ठीक है बच्चों। यदि मान लो किसी सूत्र में हमें 3 मानों की जरूरत है, भौतिक राशि की गणना करने के लिए 3 मानों की जरूरत है, तो प्रेक्षण तालिका में 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखना मैं प्रेक्षण तालिका बना के आपको बताता हूं। तो पहले कॉलम में कौन आएगा? क्रमांक। बच्चों ध्यान रखिए कॉलम ज्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा जाता है, तो जैसे पहली बार प्रयोग किया तो 1 लिखेंगे, दूसरी बार किया तो 2 लिखेंगे, तीसरी बार किया तो 3 लिखेंगे। तो जो भी मान रखे जा रहे हैं वो सभी 1 अंक वाले हैं, मतलब संख्याएं जो रखी जा रही हैं 1 अंकों वाली हैं, तो ये कॉलम ज्यादा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? तो E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी। बच्चों उस दूरी को हमने क्या माना? L1, जो कि काय में होगी सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि विभवमापी का प्रयोग करते समय दूरी को सेंटीमीटर में लिया जाता है। यहां पर क्या लिखेंगे? तो यही सब कुछ लिखना है, बस E1 की जगह E2 और L1 की जगह क्या आ जाएगा L2। तो यहां लिखेंगे हम E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर। कितने कॉलम होगा बच्चों? 3। और चौथे और आखिरी कॉलम में वो पूरा सूत्र लिखेंगे, क्या होता है E1 बटे E2 बराबर क्या होता है L1 बटे L2। यह प्रेक्षण तालिका है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की, वो है बच्चों सावधानियां। सावधानियां क्या होंगी? तो आप देखेंगे सबसे पहली सावधानी इस प्रयोग में आप देखें, ये इस सेल का प्लस, इस सेल का भी यहां प्लस जुड़ रहा है, इस सेल का भी यहां प्लस जुड़ रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि प्रयोग की सबसे पहली सावधानी है कि सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर जुड़ने चाहिए। कहने का मतलब कोई भी सेल उल्टे क्रम में नहीं लगा होना चाहिए, यह पहली सावधानी। बच्चों दूसरी सावधानी क्या होती है? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो सेल है ये पूरे परिपथ को संचालित करता है बच्चों। जैसे मान लो समझिएगा कि एक संयुक्त परिवार है, तो वो संयुक्त परिवार तभी संयुक्त रह पाएगा
जबकि उसमें एक व्यक्ति ऐसा हो जो दमदार हो, अर्थात जिससे सबको डर लगता हो, जिसे हम मुखिया कहते हैं, ठीक है, तो वो परिवार बना रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये परिवार तभी बना रहेगा जब ये दमदार हो। कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, कि जो संचयक सेल है उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। ये इसकी दूसरी सावधानी है। बच्चों अभी आपने समझा प्रयोग, जब मैंने आपको समझाया था कि पहले हम कुंजी के प्लग को लगाते हैं, लगाने पर इस में और कुंजी के डैश के मार्ग नंबर 1 पर प्लग को लगाते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, जो कि जे को इधर उधर खिसका कर ऐसी स्थिति में लाते हैं कि इसमें विक्षेप का मान शून्य हो जाए। बच्चों जैसे ही शून्य हुआ हम तुरंत के प्लग को निकाल लेते हैं और फिर इस दूरी को नोट करते हैं। बच्चों प्रश्न उठता है के प्लग को क्यों निकाल लेते हैं आप, लगा क्यों नहीं रहने देते हैं? तो उसके पीछे कारण है बच्चों, यदि ये प्लग लगा रहेगा तो हम जब लंबाई नाप रहे हैं उस दौरान इस तार में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, तो ये तार गर्म होगा। बच्चों कभी हमने पढ़ा है कि तार यदि गर्म हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, तो डेफिनेटली इसका प्रतिरोध बढ़ने लगेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ने लगेगा तो हम जब प्रयोग को दोबारा दोहराएंगे तो हमें वो मान परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जो पहले प्राप्त हो रहे थे। इसलिए बच्चों तीसरी सावधानी यह है कि परिपथ में अधिक समय तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये वो प्रयोग है जिसका हमने वर्णन किया। आप इसको ध्यानपूर्वक बार बार समझिएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो हम आगे किसी वीडियो में इसको फिर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, अगले टॉपिक में देखेंगे, सॉरी अगले वीडियो में देखेंगे।